हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए वीडियो लेकर आते रहते हैं बीएड से संबंधित, जो कि आज वीडियो लेकर के आए दोस्तों बीएड फर्स्ट ईयर की है आपके लिए। बीएड फर्स्ट ईयर जैसे कि आप थंबनेल में भी दिख रहे होंगे, और ये है आपका कोर्स कोड है E103। अगर इसका नाम की बात कहें तो यहाँ आप नाम देख सकते हैं, अधिगमकर्ता का विकास, यानी ग्रोइंग अप एज ए लर्नर। तो दोस्तों ये आपके लिए वीडियो है, इसका एक टॉपिक है जो कि हम पिछली वीडियो में इसका फर्स्ट टॉपिक आपको बता चुके हैं, जो कि यूनिट फर्स्ट का था। किसका था दोस्तों? यूनिट फर्स्ट का था। फर्स्ट टॉपिक था शिक्षा मनोविज्ञान। क्या था दोस्तों? शिक्षा मनोविज्ञान था इसका फर्स्ट टॉपिक, जो हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। नहीं देखिए दोस्तों, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आपको वहां जाके देख सकते हो। तो दोस्तों आज छोटा सा टॉपिक है, जैसा कि शिक्षा मनोविज्ञान तो हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। आज जो हम लेकर के आए हैं इससे आगे का टॉपिक देखिए, ये इस तरह से क्वेश्चन आपके आते हैं। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, हमारे बीएड में आपको 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपके आते हैं लॉन्ग, इसके बाद शॉर्ट, और इसके बाद क्या आते हैं दोस्तों? वेरी शॉर्ट। इस तरह के क्वेश्चन हमारे आते हैं। तो ये इस तरह से लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। कैसे आ सकता है दोस्तों? यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस तरह सा का क्वेश्चन आपके सामने होगा कि आधुनिक शिक्षण कार्य में शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व बताइए, या शिक्षण अधिगम के क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान बताइए, या शिक्षण मनोविज्ञान शिक्षण प्रक्रिया में इस शिक्षण मनोविज्ञान का क्या है भूमिका बताइए। इस तरह से आपका क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो इसके अंतर्गत आता क्या है ये हम आपको देखते हैं, आंसर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत समाज के 2 पहलू आते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या आते हैं दोस्तों? समाज के 2 पहलू। नंबर 1 व्यवहारिक पहलू, और नंबर 2 सैद्धांतिक पहलू। जैसे दोस्तों इसका नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, व्यवहारिक का मतलब है जो बच्चे जो समाज में हमारा व्यवहार करते हैं वो पहलू, और सैद्धांतिक पहलू का अर्थ है जो बच्चे आपको सैद्धांतिक रूप में पाठ्य पुस्तक से ज्ञान प्राप्त करते हैं सैद्धांतिक रूप में। तो इसके अंतर्गत सैद्धांतिक पहलू आते हैं, और दोनों ही पहलू एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। इन दोनों को मिलाकर ही शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण कार्य को आगे बढ़ाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में। यहाँ पे आप देख रहे होंगे लिखा है, व्यवहारिक पहलू के अंतर्गत शिक्षक बच्चों को व्यवहार के अनुसार शिक्षण कार्य कराता है, यानी जैसा व्यवहार करेगा उस तरह से अगर इस पहलू को देखा जाए तो शिक्षक हमारा इस तरह से शिक्षण कार्य कराता है। इसके बाद सैद्धांतिक पहलू के अंतर्गत एक शिक्षक बच्चों को पाठ्य पुस्तक के अनुसार शिक्षण कार्य कराता है। तो दोस्तों दोनों का मतलब ये हुआ, एक में जो व्यवहार के अनुसार कार्य करेगा उस विधि के अनुसार शिक्षक शिक्षण विधि बनाएगा, और दूसरा जो आपका पाठ्य पुस्तक के अनुसार जो शिक्षण कार्य होता है उसकी विधि बनाएगा। आगे दोस्तों देखते हैं कि योगदान ये शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण क्षेत्र में किस तरह से देता, आगे वीडियो में देखते हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ दोस्तों, ये आपका यहाँ से लिखा हुआ ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये दोनों पहलू एक दूसरे के पूरक होते हैं, दोनों प्रक्रिया एक दूसरे को पूरक करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कैसे पूरक करते हैं ये भी बताएंगे। तो दोस्तों जैसे कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण कार्य में निम्न प्रकार से भूमिका निभाते हैं। तो पूरक करने का मतलब तो अर्थ आपका ये हुआ दोस्तों कि जैसे ही शैक्षिक ज्ञान के साथ साथ जो हमें व्यवहारिक ज्ञान जो बच्चे करते हैं या व्यवहार जो करते हैं उसके अनुसार हमें शिक्षण कार्य करना चाहिए, तब जाकर दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब योगदान की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे एक एक प्रिंट में आपको एक डॉट में दिया है, ये आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ सबसे पहले आता है आपका ये बाल केंद्रित शिक्षा। प्राचीन समय में शिक्षा बाल केंद्रित न होकर शिक्षक केंद्रित होती थी, जिसमें
बच्चों की रुचि, अभिरुचि तथा अभिवृत्तियों को ध्यान में रखे बगैर ही शिक्षण कार्य किया जाता था, लेकिन बाल केंद्रित शिक्षा होने पर इन सभी योग्यता, क्षमता, रुचि, अभिरुचि आदि पर ध्यान नहीं रखा गया था। दोस्तों पहले क्या था कि बच्चों की रुचि के अनुसार या अभिरुचि के अनुसार शिक्षा नहीं दी जाती थी। किसके अनुसार दी जाती? जो अध्यापक पाठ्य पुस्तक बनाएगा या जो उसके मन में आएगा, जो सैद्धांतिक आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ होगा, सिद्धांत दिया होगा, उसी के अनुसार शिक्षण कार्य कराते थे। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान के आने पर क्या हुआ कि इस धारणा को बदला गया और बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार शिक्षण कार्य करने की व्यवस्था की जाने लगी। इसके आगे दोस्तों नंबर 2 पर देखते हैं। यहाँ पे शिक्षण पद्धतियाँ में क्या बदलाव हुआ? देखो, शिक्षा मनोविज्ञान के आने पर प्राचीन काल से चली आ रही रटने की प्रवृत्ति। सबसे पहले क्या थी? प्राचीन काल में रटने की, जो भी आप रट सकते हो बच्चों को उतना रटा सकते हो, और ये इसके अंतर्गत शिक्षण कार्य किया जाता था। किसके अंतर्गत? रटने की प्रवृत्ति के अंतर्गत। प्रवृत्ति को हटाकर बच्चों के अंदर निहित शक्तियों का विकास किया गया तथा बच्चों की छिपी प्रतिभाओं को अभिव्यक्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। किसके अनुसार हुआ ये? किसके आने पर? शिक्षा मनोविज्ञान के आने पर। जो बच्चे की अंदर छिपी आपकी प्रतिभा होती है उन्हें बाहर निकाला गया। किसके द्वारा? शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए जिसमें डाल्टन योजना, प्रोजेक्ट योजना या किंडरगार्टन या बेसिक शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग किया जाने लगा। जैसे आप जानते होंगे कि डाल्टन में किया जाता है दोस्तों, डाल्टन में आपका बच्चों को खेलकूद के माध्यम से सिखाया जाता है, और इसमें देखिए प्रोजेक्ट कार्य दिया जाता है। और किंडरगार्टन में बच्चों को एक किसकी बगीचे के समान माना जाता है। ये सब किसकी पद्धति हैं? ये आपके इस तरह की पद्धति हैं ताकि बच्चों के जो छिपे गुण हैं उनको बाहर निकाला जा सके। इसके बाद नंबर 3 पर आ जाता है दोस्तों। नंबर 3 यहाँ आप देख रहे होंगे। नंबर 3 पर आ जाता है पाठ्यक्रम में बदलाव करके, यानी शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा क्या किया गया? पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया, तब जाके उसमें भी आप महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। किसके द्वारा? शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा। शिक्षा मनोविज्ञान के आने पर पुराने समय से चले आ रहे पाठ्यक्रम जिसमें सैद्धांतिक प्रश्नों का अधिक समावेश होता था। किसका? सैद्धांतिक रूप से पहले से प्रश्न चले आते थे, उनमें नए तरीके से उसमें समावेश क्वेश्चनों का नहीं होता था। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान को समझने के बाद पाठ्यक्रम में व्यवहारिक जीवन के साथ जोड़ते हुए प्रश्नों का समावेश किया गया। यानी जो अपना वातावरण होता है जिसमें बच्चे व्यवहार करते हैं, जिसमें दैनिक क्रिया करते हैं, उन सबको मिलाकर उन सबको जोड़ते हुए व्यवहारिक क्वेश्चन भी उसमें बनाए जाने लगे। किसके आने पर? शिक्षा मनोविज्ञान के आने पर। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। नंबर 4 समय सारणी में बदलाव करके। पहले बच्चों की थकान, विश्राम अथवा अवधान आदि का कोई विशेष ध्यान नहीं था, लेकिन मनोविज्ञान का आने पर या प्रयोग होने पर विद्यालयों के समय सारणी में बनाते समय बच्चों की खेलकूद और विश्राम का भी विशेष ध्यान दिया जाने लगा, यानी उसके महत्व को समझा गया। इसके बाद नंबर 5 पर आते हैं दोस्तों। पाठ्यक्रम के साथ साथ अन्य सहगामी क्रियाएं करके। पहले विद्यालय में किताबी ज्ञान के अलावा अलग से द्वारा अगर कोई भी बच्चा कार्य करता था उसे क्या माना जाता? समय की बर्बादी। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान के आने पर आज के युग में बच्चों के द्वारा अंत्याक्षरी, बालचर विद्या, ब्राह्मण, छात्र संघ, खेलकूद, अभिनय, नाटक, संगीत आदि कार्य बच्चे करने लगे और इसको साथ साथ पाठ्यक्रम में भी शामिल कर लिया गया। इसके बाद आते हैं नंबर 6 पर स्वस्थ स्कूली वातावरण। यानी दोस्तों ऐसा कह सकते हैं यदि हमारा वातावरण अच्छा होगा, बच्चों का स्कूली वातावरण अच्छा होगा, तभी वह अच्छा ज्ञान कर पाएगा, यानी अच्छा ज्ञान प्राप्त कर पाएगा। अगर हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं तो स्कूली वातावरण स्वच्छ होना चाहिए, जैसे कि कक्ष में अच्छी रोशनी होनी चाहिए, साफ़ सफाई होनी चाहिए, अच्छी पेंटिंग वाली दीवार होनी चाहिए, बैठने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए तथा शोरगुल मुक्त वातावरण होना चाहिए और जलपान की भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। यदि सारा वातावरण शुद्ध होगा तभी आपके बच्चे आपके स्कूल में अच्छी तरह से क्या कर सकेंगे? अच्छी तरह से शिक्षण कार्य कर सकेंगे, अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, अच्छी तरह से पाठ्यक्रम को पूर्ण कर सकेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। नंबर 7 पर आता है दोस्तों
नंबर 7 पर आता अनुसंधान, जिसे अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। रिसर्च का क्या है दोस्तों कि नवीन नवीन खोजों को, नवीन नवीन तकनीक को खोजना, नए नए जो छात्र के अंदर छिपे जो तथ्य हैं, छिपे जो उसके अवसर हैं, उनको बाहर निकालना, जो भी योग्यताएं हैं उनको बाहर निकालना। शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार बच्चों में नई सोच विचार विकसित करने के लिए अध्यापक द्वारा नवीन अनुसंधान कार्य करने में बच्चों को अवसर प्रदान करने चाहिए। यानी जो भी छिपी योग्यता होती हैं उन्हें किसके द्वारा, अध्यापकों के द्वारा निकालना चाहिए, ताकि बच्चे अधिक से अधिक प्रतिभावान या प्रतिष्ठित व्यक्ति बन सकें। उसके बाद नंबर 8 पर दोस्तों देखते हैं उचित मापन और मूल्यांकन। शिक्षा मनोविज्ञान ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, क्योंकि पहले बच्चे जितना रटकर याद कर पाते थे उसी के अनुसार मूल्यांकन भी किया जाता था। लेकिन आधुनिक युग में शिक्षा मनोविज्ञान आने से बच्चे के प्रत्येक पहलू का मापन और मूल्यांकन सही प्रकार से किया जा सका है। पहले क्या था दोस्तों, जितना रट पाते थे, जितना किताबी ज्ञान अर्जित कर पाते थे, उसी के अनुसार मूल्यांकन दिया जाता था। लेकिन आज के समय में शिक्षा मनोविज्ञान आने पर क्या किया जाता है कि बच्चे के प्रत्येक पहलू को, चाहे वातावरण से संबंधित हो, चाहे उसके क्रियाकलाप से संबंधित हो, खेलकूद से संबंधित हो, किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, सबको क्या किया जाता है, सबको लगाया जाता है और उसी के अनुसार उसका मूल्यांकन किया जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, आगे नंबर 9 पर आपका आता है शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक। शिक्षा मनोविज्ञान कुल मिलाकर अध्यापक तथा छात्र के मध्य अनेक व्यवहार के इर्द गिर्द रहता है। वह शैक्षणिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। यानी क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान दोनों को आपस में जोड़ता है, अध्यापक और छात्र को दोनों को एक साथ जोड़ता है, एक साथ उनका व्यवहार स्थापित किया जाता है, जिसके साथ साथ उसने दोनों मिलकर शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। यहाँ पर स्किनर महोदय ने भी कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों को ज्ञान प्रदान करता है। यहाँ देखिए दोस्तों, ये मेन बात है कि उन्होंने कहा कि शिक्षकों को भी ज्ञान प्राप्त करता है, ना कि छात्रों को, बल्कि शिक्षकों को भी साथ साथ ज्ञान प्रदान करता है एवं अध्यापक उस ज्ञान के आधार पर ही शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। जब शिक्षक को यह ज्ञान हो जाता है कि हमें छात्र को क्या पढ़ाना है, क्या छात्र के लिए उपयुक्त है, ये क्या किसके अंतर्गत, शिक्षा मनोविज्ञान का जब अध्ययन करता है अध्यापक, तो इससे इस ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है कि हमें बच्चों को अब क्या पढ़ाना है। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों नंबर 10 पर आता आपका व्यक्तिगत भेदभाव। प्राचीन समय में सभी बच्चों को विशिष्ट योग्यताओं को पहचाने बगैर ही सामान्य शिक्षा दे दी जाती थी, क्योंकि दोस्तों सभी को एक साथ बिठाकर क्या था, बस क्योंकि रटन विद्या प्रणाली थी पहली, तो सभी को समान रटन विद्या प्रणाली वहाँ पे दे दी जाती है और वहाँ पर किसी भी बच्चे की जो है आपकी योग्यताओं को नहीं देखा जाता था। जैसे कि किसी को चाहे खेलना अच्छा लगता हो, पढ़ना अच्छा लगता हो या पेंटिंग बनाना अच्छा लगता हो, आदि आदि कारण यदि किसी में होते थे या योग्यताएं होती थी, उनको ध्यान नहीं दिया जाता, सभी को एकदम समान शिक्षा दे दी जाती थी। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान के आने से प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट योग्यताओं को पहचान कर उनके अनुसार शिक्षा देने पर बल दिया जाता है। यानी अगर कोई छात्र खेलकूद में अच्छा है, दौड़ में अच्छा है, या ऐसे कहें नृत्य में अच्छा है, संगीत में अच्छा है, या ऐसे कहें हैं आप तीरंदाजी वगैरह में अच्छा है, तो उन सब की पहचान की जाती है और उन्हों को इसी प्रकार की शिक्षा देने का आह्वान किया जाता है। तो दोस्तों ये आपका होगी शिक्षा मनोविज्ञान का जो योगदान था किसमें, आपके शिक्षण कार्य में। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षण विधि क्या क्या है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।